हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसको बोलते हैं। आप कुछ भी बोल लो, उसको आप अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्रेब साइकिल मैंने डिस्कस कर लिया है, तो अगर क्रेब साइकिल आपको आता है तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आपको ये समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, और ये वीडियो एंड तक आप देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले से थोड़ा सा फ्रेमवर्क आपको बताना जरूरी है कि हालांकि ये ईटीएस होता क्यों है, क्योंकि इससे होता ये है कि एटीएस के अंदर एटीपी सिंथेसिस होती है। इसका मेन रीजन ये है एटीपी सिंथेसिस करना, कि जितने भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और ये एटीएस, ये सारे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे एटीपी बनाने के लिए। तो ये इसका रीजन है। तो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है सारी चीजें। अब ये होगा कहाँ पर, तो देखो सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर अपना क्रेब्स साइकिल हुआ था, जो कि पीछे के वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो आपने वो नहीं देखा तो देख लेना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली है अंदर वाली, जो कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को एज्यूम कर सकते हो, डायग्राम आपको पता ही है। तो ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ईटीएस इसी में चलता है या फिर इसी में होता है। ये मैंने आपको नोट कर दिया है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, ये आपको पता ही है। ये अंडरस्टूड चीजें हैं, जो कि हालांकि आपको एक माइंड के अंदर विजुअलाइज करवाने के लिए मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं, क्योंकि अब अपना ईटीएस का जो मेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में अपन कॉम्प्लेक्स एक्सिस को कैसे याद करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। डायग्राम आपको ये दिख रहा है। अब इस डायग्राम के अंदर इतनी घोच पोच हो रखी है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मैं समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा पूरा वीडियो में। तो अब इस वीडियो में मैंने ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये फोन की फ्रेम में कंप्लीट आ जाए, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर ये होती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करके आप चलो। अब देखो, जैसे कि मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ईटीएस होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर अपन इस इनर मेम्ब्रेन को बहुत बड़ा करके देख रहे हैं, क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर मैट्रिक्स होता है। तो मैंने मैट्रिक्स यहाँ शो किया है, और ये जो चैनल है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको बड़ा बड़ा करके मैंने शो किया है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो ये बात क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं इतने वाले पार्ट से, तो वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अब देखो, अब होता ये है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड आएगा, फिर सेकंड, और आता है फोर्थ। अब होता क्या है, क्योंकि अपन ने ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी NADPH2 बने थे, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी NADH2 बने थे अपने। तो वो आपको याद ही होगा, अगर अच्छे से आपको पता है तो वेल एंड गुड, वरना डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है, उनको आप देख लेना। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पर डायरेक्ट ATP बनी थी, या फिर कहीं पे NADH2 बने थे, या फिर कहीं पर FADH2 बने थे। तो वो आपको समझ में आया हुआ होगा। सॉरी, NADH से NADH2 में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर ये वो एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज करेगा, तो NADH में कन्वर्ट होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना है। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन खुद अपनी मर्जी से जाने की कोशिश करता है। क्या इसका रीजन है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की अपन बात करें तो सबसे पहला एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन का, वो एफएमएन होगा। एफएमएन के बाद में जाएगा एफईएस के पास। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करवाना है अपन को। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होगी, तो एक टाइम पर इतनी एनर्जी अपने पास आ चुकी होगी कि एक टाइम के बाद में इस हाइड्रोजन को, जो कि यहां पर रिलीज हुआ था, इसको अपन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेज पाए। तो ये इसका रीजन है। तो मैंने क्या बताया कि NADH2 जब NADH में कन्वर्ट होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन एफएमएन को दिया जाएगा, फिर ये एफएमएन जाएगा FES के पास, FES जो है इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन को। अब ये यूबिक्विनोन क्या करता है, यहां पर पहुंचते पहुंचते इस सिस्टम के पास में इतनी एनर्जी हो जाती है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुआ था इसको यहाँ पर भेज सब पाते हैं। अब यहाँ पर भेजेंगे, उसके बाद में क्या होगा वो समझ में आएगा आगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूबिक्विनोन, अब ये यूबिक्विनोन क्या करता है कि यहाँ पर ये पर एक तो NADH2 होगा नहीं, यहाँ तो बहुत सारे होंगे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, इस हाइड्रोजन को भी यहाँ पर ये यूबिक्विनोन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लेके यूबिक्विनोन H2 बन जाता है। ठीक है, अब होगा क्या
अब इस कॉम्प्लेक्स थर्ड को अपन बाद में एक बार बात करेंगे, अभी तक यहीं पर रुक जाओ। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड की। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NaDH2 से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो FeDH2 भी तो बना था क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो उस FeDH2 को तोड़ने का काम यहां पर करेगा कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो यहां पर FeDH2 कन्वर्ट हो जाएगा Fed के अंदर, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो जाएगा FeS के पास, क्योंकि FMN को तो हमने दे ही दिया। यहां पर भी FeDH2 टूट रहा है, तो डायरेक्ट FMN को तो देंगे नहीं, तो FeS को देंगे। आती है इतनी बात समझ में। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर ये डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर FMN को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड में डायरेक्ट FeS को जो कि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इतना समझ में आता होगा। फिर वही सेम यूबिक्विनोन को दिए जाएंगे, और यूबिक्विनोन यहां से इतनी एनर्जी ले लेगा कि एक हाइड्रोजन यहां से ले लेगा, और यहां पर वापस से यूबिक्विनोन H2 बन जाता है। इसको आप कैसे भी नोट कर सकते हो। तो वही सेम प्रोसेस जो कि फर्स्ट वाले में अपन ने रुके थे, यहाँ पर QH2 के अंदर रुके थे, जैसे कि मैंने कहा, वहीं पर यहाँ पर सेकंड में रुकते हैं। और अब ये दोनों क्या करेंगे कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B को देंगे। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड को याद करने का तरीका क्या है कि साइटोक्रोम B फंस गई है साइटोक्रोम C1 में। अब इसको याद करने का तरीका कि साइटोक्रोम B फंस गई है साइटोक्रोम C1 के अंदर। तो देखो FeS तो सब में इसमें कॉमन है, तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी FeS कॉमन है, लेकिन याद करने का तरीका मैंने थर्ड वाला बता दिया कि साइटोक्रोम B फंस गई है साइटोक्रोम C1 के अंदर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला भी इसको देगा, और फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स भी, कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते साइटोक्रोम C1 तक पहुंच जाएंगे, फिर यहां से साइटोक्रोम C के पास पहुंच जाएंगे। याद करने का तरीका कि साइटोक्रोम B के बाद में क्या आता है C, तो C से पहले यहाँ पर अपन को C तक पहुंचना है, साइटोक्रोम C तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले साइटोक्रोम C1 तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। C से भी छोटा क्या हो गया C1, क्योंकि पहले वो यूज हो रहा है। इतना याद हो गया। इस तरीके से साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंचते पहुंचते क्या करेगा कि साइटोक्रोम A के पास पहुंच जाएगा। अब साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। अब यहां पर क्या करेगी, यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 के बाहर बैठी हुई है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव क्यों कर रहा है, इसको कौन से मजे आ रहे हैं, इसकी कौन सी मस्ती चढ़ रही है, इसको कौन सा ऐसा ट्रिक हो गया कि इसको आगे जाने की चुल मची हुई है। तो चुल मची इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बैठी हुई है, और ये ऑक्सीजन इसको बुला रही है कि आओ 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 जरा हवेली पे, हम हमारे से ATP बनाते हैं। तो इसलिए ये ऑक्सीजन इसको खींच रही है। तो ये जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है या फिर ये खुद जा रहा है, तो इसका आंसर है कि ऑक्सीजन इसको खींच रही है। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स की तरफ तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, तभी तो हम ये हाइड्रोजन इधर पहुंचा रहे थे। अब इस सारी का रीजन, सभी इस प्रोसेस का रीजन क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन मूव करके यहाँ पर इसको पहुंचा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एनर्जी लूज करेगा, उस एनर्जी से हम इस हाइड्रोजन को उधर पास कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब सारे हाइड्रोजन यहाँ पर इकट्ठे हो गए, अपन ने तो एक थोड़ा सा पार्ट बताया है, बाकी इधर हम हाइड्रोजन को इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे इनका इकट्ठा करके, वो भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन लेके H2O बना देगी, यानी कि पानी बना देगी। लेकिन अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पहुंचा के करेंगे क्या, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से क्या करेंगे, जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, इसको कॉम्प्लेक्स 5 भी नाम देते हैं। तो ये होता है कि F0 F1 पार्टिकल होता है, यानी कि जो F0 पार्टिकल होता है वो तो पूरा इसके मेम्ब्रेन के अंदर ही घुसा हुआ रहता है, और एक पार्ट इसका छोटा सा बाहर होता है, मुंडी F1। वैसे तो लग तो F0 ये रहा है, क्योंकि ये गोल गोल है, तो इसको F0 करते तो अच्छा ही होता, लेकिन अपना तो फायदा इसलिए होना है क्योंकि अगर ये जीरो वाला है उसको F1 नोट करना है, और ये सीधी लाइन है इसको F0 यानी कि उल्टा नोट करना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन गए हैं, उछल उछल के यहाँ से उछल के वहाँ पे गए हैं कि भाई साहब हमारा तो प्रमोशन हो गया, हम तो तुमसे ऊपर पहुँच गए, लेकिन नहीं, अभी तुम्हारे को नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो सबको गर्दन पकड़ के नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ से क्या करेगा, इसके पास में एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम प्रेजेंट होता है। एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम प्रेजेंट होता है तो अपना मकसद पूरा हो गया। अपन ने कहा था कि ये सारे प्रोसेस हो रही है एटीपी बनाने के लिए। अब इन हाइड्रोजन को वहां पे लेके गए थे, गर्दन पकड़ के इस नली से वापस लेके आ गए, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है, वहां पर एटीपी सिंथेटाइज इसके पास अवेलेबल है। तो ये जितने भी हाइड्रोजन है इनको लेकर एडीपी से एटीपी बना देंगे, और बधाई हो, एटीपी आखिरकार बन चुकी है अपनी, जो कि अपना मेन टारगेट था। तो ये था पूरा रीजन कि किस तरीके से ये ईटीएस होता है और इसमें कहाँ कहाँ पर क्या होता है। इतना आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की कि उनको कैसे याद करना है। कॉम्प्लेक्सेस मैंने 4 बता दिया आपको, 5वां मैंने ये बता दिया। अब इनके नाम भी एग्जाम में पूछते हैं, उसको कैसे याद करेंगे वो अब डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जैसे कि आपने अगर ध्यान से देखा हो उसको, तो एफएमएन से एफईएस की बाद में यूबिक्विनोन यहाँ तक गई थी। इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर किसका NADH2 जो था NADH में टूट रहा था, तो इसका नाम आ गया NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तो है ही। तो NADH यहाँ पर टूट रहा था, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज इसका नाम आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन उससे निकल रहा था, और हाइड्रोजन जहाँ पर निकलता है तो यानी कि डिहाइड्रोजिनेज उसको बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेज कहाँ से निकल रहा था, NADH से, इसलिए इसका नाम पड़ गया NADH डिहाइड्रोजनेज। ये आपको याद हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड याद करो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद में थर्ड आया था, लेकिन उसके बाद सेकंड आया था। अब सेकंड में क्या था, एफएमएन नहीं था। सेकंड वाला क्या कर रहा था, एफईएस को तोड़ रहा था, यानी कि FADH2 को तोड़ रहा था, तो वहां पर डायरेक्ट FES से यूबिक्विनोन तक। अब ये कॉम्प्लेक्स तो आपको याद ही होगा, जो कि पीछे आपने देख लिया। इसको क्या बोलेंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब कैसे याद करेंगे, क्रेब्स साइकिल का एक सर्किल याद करो आप, क्रेब्स साइकिल का एक पॉइंट याद करो, मैं दिखाता हूं आपको। ये मैंने आपको बताया था कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जिसने देखा हुआ है उसको याद होगा कि सक्सेस के बाद में जब अपन मेला होने के लिए जा रहे थे, अब याद कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स सेकंड को, क्योंकि यहां पर सक्सीनेट से, अब सक्सीनेट के बाद में फ्यूमेट की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर FAD से FADH2 बना था। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर सक्सीनेट है और अपना कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स सेकंड, तो FES जब टूट रहा था यूबिक्विनोन में, तो उसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये आपको याद हो गया होगा कॉम्प्लेक्स सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड कहां से स्टार्ट हुआ था कि साइटोक्रोम बी फंस गई है साइटोक्रोम C1 के अंदर। तो देखो साइटोक्रोम, अब नाम तो था साइटोक्रोम से, साइटोक्रोम बी से स्टार्ट था, तो वही साइटोक्रोम कहां से स्टार्ट हुआ था, बी से स्टार्ट हुआ था, कहां पर गया था, C1 तक। तो बस वही नाम है कि साइटोक्रोम BC1। याद हो गया अच्छे तरीके से। याद करने का तरीका, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि अपन को सामने दिखती हैं, बट थोड़ा सा माइंड नहीं लग पाता। अगर कोई बता देता है तो उससे इजी हो जाता है। तो इस वीडियो को आप देखकर समझ जाओगे तो आपको ये इजी लगेगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या था कि साइटोक्रोम A3 से A3 तक पहुंचा था साइटोक्रोम A से। अब इसको याद रखना, ये इस साइड से है, साइटोक्रोम A से लेके साइटोक्रोम A3 तक पहुंचा था। यहाँ पर ऑक्सीजन थी जो कि हाइड्रोजन को पकड़ के O2 में यानी कि H2O में इसको कन्वर्ट कर देती थी, तो यही इलेक्ट्रॉन को खींचती है, जो कि मैंने आपको पीछे बता भी दिया था। अब इसको याद करने का तरीका, तो साइटोक्रोम C से लेके साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसको बोलते हैं, क्योंकि साइटोक्रोम थर्ड सॉरी कॉम्प्लेक्स तो थर्ड था वो बी से स्टार्ट होकर BC1 तक, कॉम्प्लेक्स तो थर्ड है वो साइटोक्रोम बी से लेके C1 तक था। अब C1 के बाद में कौन सा आया था, C आया था, तो इसकी वजह से साइटोक्रोम 4 का नाम क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से सारे कॉम्प्लेक्स भी आपको याद हो गए होंगे, याद करने का तरीका भी पता लग गया होगा। तो अगर ये वीडियो नीट से पहले देख रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इन वीडियोस का फायदा हो सकता है सबसे ज़्यादा उस टाइम पर कि जिस दिन नीट का एग्जाम हो, यानी कि 5 मई को, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आपका सेंटर थोड़ा सा घर से दूर है, तो उस टाइम पर भी आप अगर ये वीडियो देख के जाते हो वन शॉट वीडियो, तो फिर एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। या फिर सेंटर के बाहर भी आप जिसके भी साथ जाते हो वहाँ पर अपना वीडियो ऑन करके वन शॉट वीडियोस इन टॉपिक्स के आप देख सकते हो, जो कि थोड़ा टफ लगते हो, आपको याद करने में प्रॉब्लम होती हो, तो रिसेंट में देख के जाओगे तो आपकी चीज़ें एकदम रिसेंट में रहेगी और आप अच्छे से इसका रिप्लाई कर पाओगे, आंसर को हिट कर पाओगे। तो ये था ETS कंप्लीट। आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करना, और बाकी चीज़ें मैं आप डालता रहूँगा वन शॉट वीडियोज़ के थ्रू। तो आप नीट की एग्ज़ाम देने जाओ तब आप देख लोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगा हो तो, अगर यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।